क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो इनमें एक अवक्षेप बनता है। उस अवक्षेप का नाम क्या है? उस अवक्षेप का नाम है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, और उसका रंग सफ़ेद होता है। याद रखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, यह अवक्षेप है। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर ब्रोमाइड अवक्षेप का रंग कैसा होता है? आप ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड अवक्षेप का रंग हल्का पीला होता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में सिल्वर आयोडाइड अवक्षेप का रंग गहरा पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हैलोजन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 100%। हैलोजन 17वां समूह है, इसलिए उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगी। कितना? 7 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी समूह में अधातु गुणधर्म, इसका मतलब जब आप आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर इसका जो अधातु गुणधर्म होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सामान्य तापमान पर डैश धातु द्रव रूप में होती है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि सामान्य तापमान पर वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है? वह है पारा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर ये किस प्रकार की अपक्रिया है? अब यहाँ पर देखिए, जब आप मैग्नीशियम की क्रिया करते हैं O2 से तो ये बनता है MgO। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। MgO यहाँ पर कितना होएगा? 2, यहाँ 2। तो यह एक प्रकार की संयोग अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ते की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कैसी अपक्रिया है? आप देखिए, जब जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, यह एक प्रकार की विस्थापन अपक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण के पश्चात कौन सा पदार्थ बनता है? अभी ऊपर आपने समीकरण देखा था, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10, लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर, लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो डैश रंग का डैश पदार्थ बनता है। माने पहले लिखना है रंग, पीले रंग का। लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर पीले रंग का एक पदार्थ बनता है, उसका नाम है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, हैलोजन समूह का रेडियो सक्रिय तत्व क्या है? हैलोजन समूह में वह कौन सा तत्व है जो रेडियो एक्टिव होता है? वो तत्व है ओस्टेटाइन। ओस्टेटाइन। अब आगे सेट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड की पानी के साथ अपक्रिया होने पर कौन सी अपक्रिया है? जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करता है, यह एक प्रकार की संयोग अपक्रिया है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊष्मा देने पर फेरस सल्फेट का रंग डैश और डैश में हो जाता है। आप क्या लिखेंगे? ऊष्मा देने पर फेरस सल्फेट का रंग हरा, सफ़ेद और गाढ़ा भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर सल्फेट क्रिया करने के पहले लोहे की कील का रंग किस कलर का होता है? इस्पाती भूरा। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट से क्रिया नहीं की रहती है, उस समय उसका रंग इस्पाती भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अभिक्रिया के पश्चात लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हरा। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? ये युगल विस्थापन है। युगल विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक आवर्त सारणी में इतने आवर्त और इतने समूह हैं। 7 आवर्त और 18 समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10,
एल्युमिनियम के एस का नाम बॉक्साइट है, बॉक्साइट। और जबकि एल्युमिनियम किस आवर्त का तत्व है? एल्युमिनियम तीसरे आवर्त का तत्व है। उस आवर्त निकालने की विधियां इसके पहले की वीडियो में बता दी गई हैं। आइए अब देखते हैं सेट नंबर 3 क्या कहता है। सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? सर जॉन ऑम्ब्रिज फ्लेमिंग ने, सर जॉन ऑम्ब्रिज और फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में नापी जाती है? ऑरस्टेड में, ऑरस्टेड। क्वेश्चन नंबर 3, संगलक तार या फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव को दिखलाता है? ऊष्मीय प्रभाव को। चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व किसके द्वारा पता चलता है? चुंबकीय सुई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उस उपकरण का नाम है होप का उपकरण। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पानी का तापमान 14.5 से 15.5 करने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी? 1000 जूल ऊष्मा लगेगी। जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर लिखेंगे 1000 जूल। क्वेश्चन नंबर 7, बर्फ से पानी बनने में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। जब बर्फ का रूपांतरण पानी में होता है उस समय ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊष्मा का स्थानांतरण खाली स्थान द्वारा होता है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियां हैं, वहन है, अभिसरण है और प्रसरण है। वहन, अभिसरण, प्रसरण, प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आप सामने है। जूल, अर्ग, कैलोरी, न्यूटन, इसमें असंगत कौन है? इसमें न्यूटन असंगत है। क्वेश्चन नंबर 10, होप के उपकरण में T1 T2 क्या है? T1 T2 ताप मापी है। ये रहा सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब देखते हैं सेट नंबर 4 में क्या है। सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, यदि पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 10 अंश तक बढ़ाया जाए तो क्या होगा? उस समय आयतन बढ़ेगा और घनत्व तो कम होगा। जब 4 के ऊपर जाएंगे आयतन बढ़ेगा, घनत्व तो कम होगा। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आयतन कम घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़े घनत्व कम होगा, आयतन घनत्व दोनों कम होंगे, आयतन घनत्व दोनों ज़्यादा होंगे। तो आपका क्या आंसर है? आयतन बढ़ेगा घनत्व कम होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का घनत्व कितना होता है? यह देखिए, पानी का घनत्व होता है 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये होता घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। यदि आपाती किरण सरल रेखा में गमन करे, सरल मतलब लंबवत, तो आपतन कोण का मान 0 होगा। ये देखिए, ये कांच का आपका है एक स्लैब है। अगर किरण ऐसे तिरछे मार्ग से आती है तब तो आपतन इसका बनता है। अगर किरण लंबवत आती है तो यह जो है आपतन कोण का मान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? अब देखिए, हवा के सापेक्ष कांच दिया है 2/3 और कांच के सापेक्ष हवा का पूछा है, उल्टा कर दो भाई, 3/2। प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे मार्ग से जाते समय उसके संचरण की दिशा को बदलने को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों की दिशा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे मार्ग से जाने के कारण दिशा बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि प्रकाश का वेग बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आपके सामने है। 8 है यहाँ पे,
डैश रंग वाले प्रकाश सबसे अधिक विचलन होता है, माने वो कौन सा प्रकाश है, कौन सा रंग का प्रकाश है जिसका विचलन अधिकतम होता है, वो प्रकाश है बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रंग वाले प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, कौन सा रंग है, लाल। क्वेश्चन नंबर 10, तारे इसके कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ये आपका 4 सेट हो गया। अब चल रहे हैं 5वें और आखिरी सेट में, जिसमें 10 क्वेश्चन है। अभी देखिए सेट नंबर 5, यहाँ पर एक बंध दिया है सी के पहले, बाद में सी और हाइड्रोक्सिल के बीच में इकहरा बंध है। इस समूह को क्या कहते हैं, नाम याद रखना, इस समूह कहते हैं कार्बोक्सिल अम्ल समूह, कार्बोक्सिल अम्ल समूह। प्रश्न नंबर 2, दोहरे और तिहरे बंध वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आपको पहले वीडियो मिल चुका है। अगर बंध इकहरा है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अगर बंध की संख्या दोहरा या तिहरा है, डबल या ट्रिपल है, तो उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 3, डैश की अभिक्रिया के कारण तेल का घी में रूपांतरण होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है। हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया के कारण वनस्पति तेलों का घी में रूपांतरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आयोडीन की परीक्षण की कसौटी, आयोडीन परीक्षण की कसौटी वनस्पति तेल के अणुओं में डैश की उपस्थिति दिखलाती है। जब हम आयोडीन परीक्षण करते हैं तो वनस्पति तेल में अणुओं में क्या दिखाता है, बंधों की उपस्थिति, किसकी, बंधों की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और छोटा होता है, काल्पनिक, सीधा, छोटा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, डैश की सहायता से आपाती प्रकाश किरणें अभिष्ट होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, माने वह कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरणों को अभिसृत कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है, जोड़ देता है, वह है उत्तल लेंस। अब इसके साथ में ध्यान ये रखना, उत्तल लेंस किरणों को अभिसृत करता है, माने कन्वर्ज करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसृत करता है, डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 7वें में, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य अक्ष के समांतर गमन करने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती हैं, F2 से होकर गुजरती हैं, मतलब मुख्य नाभि से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस के द्वारा डैश प्रतिबिंब प्राप्त करना संभव नहीं है, माने वह कौन सा प्रतिबिंब है जो उत्तल लेंस के द्वारा नहीं बनता है। तो आप उत्तर लिखेंगे काल्पनिक और छोटा, उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, लेंस के शक्ति की इकाई क्या होती है, लेंस के शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। तो इस प्रकार से आपको 5 सेट में कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हुए, और 50 क्वेश्चन आपको समझने में कुल मिलाकर के 30 मिनट्स लगने वाले हैं। 30 मिनट में आपकी पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये वीडियो तैयार करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू वेरी मच।